हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को याद करेंगे। इनके निबंधों को कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि सभी को पता होगा कि इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं लगाना है। याद रख लेना, जो महावीर होगा उसी के नाम पे नामकरण होगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे निबंधों को भी लिखा और इनकी काव्य कुछ कविताएं भी हैं, लेकिन निबंधों के क्षेत्र में इनका ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान दिखता है। इन्होंने जो साहित्य है, साहित्य को क्या कहा है, साहित्य को क्या कहा है, ज्ञान राशि का संचित कोश। क्या कहा है? ज्ञान राशि का। ये पूछा जाता है तो आप लोग देख लीजिए, ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य को कहा है। किसको कहा है? साहित्य को कहा है। तो ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा अगर पूछे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इन्होंने लॉर्ड बेकन एक निबंधकार हैं, उनके निबंधों का अनुवाद किया। किस नाम से किया? बेकन विचार रत्नावली। किस नाम से किया? बेकन विचार रत्नावली। किस नाम से? बेकन विचार रत्नावली नाम से इन्होंने इनके निबंधों का अनुवाद किया। और ये जब लिखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है किसी मोटी बुद्धि वालों के लिए लिख रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कह दिया, ये इनके निबंध क्या हैं? बातों के संग्रह लगते हैं। इनके निबंध क्या लगते हैं? बातों का संग्रह लगते हैं। और एक चीज़ जो अक्सर पूछा जाता है, भाषा और व्याकरण में इनका एक शब्द आता है, अनस्थिरता। क्या आता है? अनस्थिरता शब्द आता है। इसो को लेके क्या होता है, बहुत ही विवाद होता है। बाल मुकुंद गुप्त जो थे वो एक प्रतिष्ठित निबंधकार थे। सभी को पता है कि जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती का प्रकाशन कर रहे थे, और उस समय जो भी वहाँ छपने के लिए कुछ देता था तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां निकालते थे और उसको पुनः से उसको संशोधन करके फिर जाके किसी तरह से छापते थे, नहीं तो वापस भी कर देते थे। तो वही चिढ़ थी सभी लोगों में। बाल मुकुंद गुप्त क्या करते हैं कि जो इनका निबंध था भाषा और व्याकरण, उसमें देखा कि इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, अनस्थिरता। अनस्थिरता शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही मतलब गलत है। व्याकरण की दृष्टि से गलत इसलिए है कि जो अन उपसर्ग आया है वो हमेशा स्वर जो वह शब्द होता है, अगर वो स्वर से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे अन उपसर्ग लगता है। इस बात का ध्यान देना। लेकिन यहाँ स्थिरता हो रहा है, मतलब व्यंजन आ रहा है, तो अन लगा के इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे है उपस्थिति। क्या है? उपस्थिति कहते हैं ना, तो इसको अगर हम अन उपसर्ग लगाएंगे तो ऊ आके यहाँ जुड़ जाता है और हो जाता है अनुपस्थिति। मतलब ये जो है ये स्वर है, और यहाँ पे अगर अलग कर रहे हैं तो ई बाद में है। इस बात को ध्यान देना आप लोग, ई जो है ई बाद में है। तो अनस्थिरता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो इन्होंने क्या किया, बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से इनका विरोध किया। और लास्ट में क्या होता है, उन्हीं के विरोध में इन्होंने कल्लू अलहित नाम से सरगव नरक ठिकाना नामक इन्होंने रचना लिखी। और फिर लास्ट में क्या होता है, बाद में गोविंद नारायण मिश्र थे, वो भी एक निबंधकार थे, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेते हैं और जो निबंध लेख लिखते हैं उसका नाम रखते हैं आत्माराम के टेटे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। संपत्ति शास्त्र। अब हम इनके निबंधों को देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, ये पूछा गया है। उपन्यास रहस्य, नाट्य शास्त्र भी पूछा गया है, रसज्ञ रंजन भी पूछा गया। संपत्ति शास्त्र मतलब लगभग इनकी सारी रचनाएं पूछ ली गई हैं।
आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंड देव का आत्मनिवेदन। अब हम इसको कैसे याद करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हमने 17 निबंधों को लिखा हुआ है, तो इसकी एक स्टोरी बना लेते हैं। संपत्ति शास्त्र, महावीर, जो महावीर हैं वो क्या करते हैं, महावीर हनुमान क्या हैं, वो संपत्ति शास्त्र, संपत्ति खोजने कहाँ चलते हैं, रसज्ञ रंजन को लिवा के, संपत्ति शास्त्र को खोजने रसज्ञ रंजन को लिवा के निकलते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि लेखांजलि, उनको एक लेख मिलता है, एक लेखांजलि मिलती है, वो क्या है, नाट्य शास्त्र है। क्या है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र आप लोगों को पता होगा भरत मुनि का भी है। क्या है, भरत मुनि का है, जिसमें अलंकार, 4 अलंकार हैं, तो कुछ रस हैं और बहुत सारी उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो मैं बता रही थी कि महावीर संपत्ति शास्त्र खोजने रसज्ञ रंजन को लिवा के चलते हैं, देखते हैं कि एक लेख मिलता है जो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में क्या देखते हैं, वो उपन्यास का रहस्य, उसमें क्या देखते हैं, उपन्यास का रहस्य देखते हैं। आगरे की शाही इमारतें, क्या दिखता है इसमें, आगरे की शाही इमारतें दिख रही हैं, और उस आगरे में कालिदास के समय का भारत दिख रहा है। आगरे में क्या दिख रहा है, इमारतों में कालिदास के समय का भारत। और देखते हैं कि दंड देव का आत्मनिवेदन, वहाँ पे क्या है, दंड देव का आत्मनिवेदन है। फिर से देखो, महावीर संपत्ति खोजने रंजन को लिवा के जाते हैं, देखते हैं कि एक लेख मिलता है जो है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में उपन्यास का रहस्य मिलता है। वहाँ उसमें आगरे की शाही इमारतें हैं और उस इमारतों में कालिदास के समय का भारत दिख रहा है। फिर क्या है, दंड देव का आत्मनिवेदन। ये तो हो गया यहाँ की ट्रिक। इसके बाद क्या है, भाषा और व्याकरण। क्या है, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माह का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुधा, अपराधे जनकस्य दंडा, आत्मनिवेदन, भारत, नेपाल भी पूछा गया है। इनकी किसकी है, नेपाल, महावीर की। तो देखिए फिर क्या है, नाट्यशास्त्र में भाषा व्याकरण का अध्ययन किया गया है, भाषा व्याकरण। इसके बाद भाषा व्याकरण की ज़रूरत किसमें पड़ती है, कवि और कविता में। किसमें पड़ती है, कवि और कविता में। और भाषा व्याकरण की ज़रूरत ही महाकवि का प्रभात वर्णन भी करने में लगती है। फिर महाकवि के प्रभात वर्णन में क्या है, दमयंती का चंद्रोपालंब है। क्या है, दमयंती का चंद्रोपालंब है। उपालंब क्यों, उपालंब मतलब होता है कि किसी को ताना कसना, तो उपालंब क्यों है, क्योंकि वो म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे कर रहे थे, इसलिए वो उपालंब करती हैं। जब कारनामे कोई करेगा तो क्या मिलेगा, सुता अपराधे जनकस्य दंडा, फिर उनको इस अपराध के लिए क्या मिलता है, दंड मिलता है। दंड मिलने के बाद वो क्या करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं। क्या करते, आत्मनिवेदन करते हैं, और प्रभात सुबह होते ही उनको नेपाल भेज दिया जाता। पहले क्या होता था, काला पानी भेजा जाता था ना, तो वही से मैंने ट्रिक बनाई थी कि आत्मनिवेदन करते हैं लेकिन फिर भी उनको सुबह होते होते नेपाल भेज दिया जाता है। फिर से देखो, भाषा व्याकरण की ज़रूरत कवि और कविता को होती है, और कवि और कविता कौन करता है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। कवि कविता कौन करेगा, महाकवि माघ करेंगे, और माघ ही क्या कर रहे हैं, उसमें दमयंती का चंद्रोपालंब लिख रहे हैं। उपालंब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे करते हैं। अगर कोई कारनामा कर रहा है तो उसके उस अपराध के लिए दंड मिलेगा ही मिलेगा, और फिर आत्मनिवेदन करते हैं लेकिन नहीं सुना जाता। सुबह होते ही, प्रभात होते ही उनको नेपाल भेज दिया जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होता तो इसको फिर से आप दोबारा देखिए, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो नई लगती है आपको और याद नहीं होता है, तो आप लोग इसको दोबारा देख लीजिए ताकि ये स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।